हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो तो बना कर रखें पर अपलोडेड नहीं हो पाता है। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आज का चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। क्या नाम है? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता का गुण तो सभी लोग जानते होंगे। प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, इलास्टिक वस्तु क्या है, इलास्टिसिटी क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है इसके। उसी विषय पर आप डिटेल से चर्चा करेंगे। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग क्लास 11 चैप्टर फॉर इलास्टिसिटी। ठीक है। प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है? जिसको खींचने पर वह लंबाई में बढ़ जाती है और छोड़ देने पर क्या होता है, वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी क्यों होती है, किस लिए होती है, इसको आज डिटेल से पढ़ेंगे कि सॉलिड और लिक्विड गैस में कौन सी ज़्यादा प्रत्यास्थ हैं, कौन ज़्यादा कम प्रत्यास्थ हैं, प्रत्यास्थता का गुण क्यों होता है। ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और विस्तार से देखिए शुरू से अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं हम ठोस से। ठोस तो आप लोग जानते हैं, ठोस का घनत्व क्या होता है, कम होता है ना। और ठोस एक निश्चित शेप में होते हैं, परफेक्टली शेप में होते हैं। अणु परमाणु के बारे में आपने पढ़े ही होंगे आपको। ठीक है। तो हम ठोस के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सॉलिड ऑफ मैटर, किसी भी ठोस में कोई भी ठोस जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अणुओं, माने अणु और परमाणु। अणु तो जानते हैं ना, परमाणु टीनी पार्टिकल्स। तो परमाणु अणु जो है परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो कोई भी ठोस होता है, किसी तरह का ठोस होता है, उसके अणु और परमाणु के बीच की दूरी क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है। तो इन ए सॉलिड the average distance between its atom molecules remains constant. ठीक है। average distance between the molecules and atoms भी constant. ओके, मीन्स constant। और यह समय के साथ क्या होती है? परिवर्ती नहीं होती है। समय के साथ यह परिवर्ती नहीं होती है। It does not change with time. क्या होगा? It does not change with time. समय के साथ इसका मान नहीं बदलता है। ठोस के अंदर प्रत्येक या अणु परमाणु किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में होती है, रेस्ट है ना, संतर बैलेंस पॉइंट। इन सॉलिड एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेबल एंड और इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैं क्या बोला? ठोस के अंदर जो होते हैं अणु और परमाणु, ये किस फॉर्म में होते हैं? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर। तो प्रत्यास्थता, आप लोग बोलोगे कि प्रत्यास्थता पढ़ा रहे हैं तो अणु परमाणु, तो अणु परमाणु से मिलकर सभी चीज़ें बनती हैं। तो किसी भी अणु पर, है ना, कोई भी अणु हो तो अन्य अणु के कारण, माने अदर जो होते हैं, अणु का लगने वाला जो बल होगा क्या होगा? ज़ीरो होगा। किसी भी अणु पर जो अदर अणु है या अन्य अणुओं पर जो बल लग रहा है उसकी बल की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो में है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, संतुलन अवस्था में है। तो अणु पर अन्य अणुओं के कारण जो बल लग रहा है वो बल भी स्थिर होगा। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मॉलिक्यूल्स और एटम ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स और एटम भी ज़ीरो। ओके। तो अणु के बीच की दूरी है ना, अब हम देखिए संतुलन अवस्था में है, बल नहीं लगा। अब इन अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? स्थिर होने की है। क्या होती है? इन अणु परमाणु के बीच की दूरी या अणुओं के बीच की दूरी स्थिर होती है। अब यही स्थिर अवस्था के कारण या यही स्थिर होने के कारण प्रत्येक ठोस की एक निश्चित आकृति और आकार होता है। कोई बोलेगा कि ठोस के एक परफेक्ट सेट निश्चित आकृति आकार क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के बीच की औसत दूरी क्या होती है? स्थिर होती है। सिंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन द सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक, स्थिर होने के कारण। ठीक, तो ये हमने देखा कि स्थिर होते हैं, तो ये क्लियर हो गया कि हमको इसीलिए क्या होती है? इसके परफेक्ट डेफिनेट साइज होती है, डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। क्लियर हुआ? ठीक। तो हमने देखा कि प्रत्येक ठोस में, है ना, प्रत्येक ठोस में प्रत्येक अणु परमाणु क्या होता है? स्थायी संतुलन में होता है। संतुलन की अवस्था में बता ना, ठोस के अंदर प्रत्येक अणु परमाणु संतुलन में होता है। तो प्रत्येक ठोस में प्रत्येक अणु या परमाणु स्थायी संतुलन होता है। इन सॉलिड एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स इज इन ए स्टेट और स्टैटिक
है ना, सॉरी स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अगर संतुलन की स्थिति होता है, यदि कोई परमाणु, ठीक है, यदि किसी परमाणु को मान लो संतुलन की स्थिति से हम डिस्प्लेस कर देते हैं, हम तो ये देखें एक निश्चित शेप और साइज होता है, क्यों होता है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, स्थिर होती है। तो अब हम मान लो कि हमने ये कहा कि कोई परमाणु संतुलन स्थिति में होता है, अब मान लो उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, है ना, कि परमाणु को संतुलन स्थिति से हम डिस्प्लेस कर दिया जाए, विस्थापित कर जाए, तब क्या होगा, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करेगा, उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। स्टोरिंग जैसे बताया था ना, बॉब है, इसको आप डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये मीन पोजीशन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन फिर मीन पोजीशन आएगा, फिर अदर साइड, 20 प्रकार क्या करेगा, मीन पोजीशन दोनों सिंपल हार्मोनाइजेशन मोड करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, ठीक है, उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और ये प्रत्यानयन बल का काम क्या होता है कि उस वस्तु को जिसको हम डिस्प्लेस किए हैं या मीन पोजीशन से, उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का कोशिश करता है। जो कहने का मतलब कि जो अणु जो संतुलन अवस्था में था, आपने उससे संतुलन की स्थिति को बिगाड़ दिया, क्या किया आपने, उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको आपको डिस्प्लेस करने का कोई हक नहीं था। अब आप डिस्प्लेस करोगे तो उस पर एक काम करेगा, क्या काम करेगा, प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल का काम क्या करता है भैया, कि वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में, माने जो परमाणु अणु संतुलन अवस्था में था, तो उस परमाणु अणु को उस संतुलन की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। दस ए सॉलिड इज ऑलवेज, ठीक है, दस ए सॉलिड ऑलवेज स्टेबल अगेंस्ट एन इफेक्ट टू चेंज एंड एनी सेपरेशन बिटवीन, ठीक है, इट्स एटम। ठीक, तो मैंने कहा कि एक प्रत्यानयन बल का काम क्या है, उसको संतुलन की स्थिति में रिटर्न ला रहा है। तो क्या होता है कि निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित सीमी होती है, किसी भी चीज़ की एक सीमी होती है, तो एक निश्चित सीमा के अंदर हम बल लगाते हैं तो उसकी आयतन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब है ना, जहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओगे तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी होता है ना। तो कि एक निश्चित सीमा के अंदर हम बल लगाएंगे तो आकृति आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, दृढ़ता, रिजिडिटी, आयतन, तो ठोस की यह दृढ़ता जो होती है, रिजिडिटी होती है, उसका इलास्टिक बिहेवियर के कारण क्या होती है, इसके प्रत्यास्थ व्यवहार करते हैं, ठीक है। यदि बल बहुत अधिक लगाया जाए तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पार कर जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है, ठोस टूट जाता है। तो द रिजिडिटी माने इसको क्या होता है, दृढ़ता, द रिजिडिटी ऑफ द सॉलिड इज ड्यू टू इट्स इलास्टिक बिहेवियर, उसके प्रत्यास्थ स्वभाव कारण। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको हम विरूपक बल बोलते हैं, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज वेरी लार्ज, विरूपक बल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, द सॉलिड में आइदर फ्लोअर, ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए बताने के लिए बहुत है, लेकिन आप लोगों को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, जब तक ध्यान में रखेंगे तब तक ठीक है, जब तक एक एक चीज़ को क्लियर आपको करना ही होगा, ठीक। तो ठोस पदार्थों का प्लास्टिक व्यवहार कैसा होता है, जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगता है तो उसकी लंबाई, आयतन, आकृति में कुछ परिवर्तन होता है, जिसको हम विरूपक बल होते हैं। प्रत्येक वस्तु विरूपक बल के होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। विरूपक बल का परिमाण निश्चित सीमा है, तो बल के हटाने पर वस्तु पूर्वावस्था में आ जाएगी। जब रबड़ बैंड को खींचते हैं तो खींचा जाता है, जैसे ही बल को हटा देंगे अपनी पूर्व से इनिशियल स्थिति में आ जाती है। और इसी तरह हम क्या करते हैं, धातु के तार पर भार लटकाने से उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और जैसे हम भार हटा देंगे उसकी लंबाई क्या होती है, उसी इनिशियल पॉइंट में हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि किसी भी ठोस को एक निश्चित सीमा के अंदर फोर्स लगा जाते हैं, ठीक है, एक निश्चित सीमा के अंदर उसकी आयतन आकृति, जब उसके बाद क्या होती है, आयतन आकृति में चेंज अस्थायी रूप से हो जाता है, और ज़्यादा विरूपक बल लगाएंगे तो उसका इलास्टिक व्यवहार खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक टॉपिक देखते हैं, डाल लीजिए कि ठोस पदार्थों का प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक व्यवहार, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो प्रत्यास्थता, अब आते हैं टॉपिक पर। इफ ए कॉमन एक्सपीरियंस डेली आप देखते हैं दैट व्हेन इज अप्लाइड अ फोर्स, ठीक है, व्हेन इज अप्लाइड अ फोर्स टू स्ट्रेच ए रबर स्ट्रिंग, रबर को खींचा जाता है,
अभी मैंने जो इसको चर्चा किया, इट्स लेंथ इंक्रीज, जब हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बट ऑन रिलीजिंग इट, जैसे हम छोड़ते हैं, इट अगेंस्ट इट ओरिजिनल लेंथ है, फिर अपनी वापस अवस्था में आ जाती है। इट एन आयरन रबर ब्लेड, है ना, जो भी होगा, बेंट ऑन बेंडिंग, बट इन रिलीजिंग इट एक्वायर्स टू ओरिजिनल शेप। खींचते हैं तो खींचा जाता है, और जैसे हम छोड़ते हैं अपनी इनिशियल पॉइंट में आती है। ठीक है। ऑन सस्पेंडिंग ए वेट with metal, suspending a bat with metal wire, length increase, but on removing the weight, the length on the wire is restored. तो there are many numbers of, में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। there are number of bodies around us in, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे चीज़ें हैं, नंबर ऑफ बॉडीज अराउंड ईयर, विच इज ए चेंज इन द शेप और साइज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस इन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बट ऑन रिमूव्ड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हम विरूपक बल हटाते हैं, बट ऑन रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, दे ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज। ठीक है। दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज, है ना, दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडीज टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज ऑन रिमूव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है। तो यही चीज़ है। ठीक, जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आयतन या आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और इस बल को हम विरूपक बल लगाते हैं। जैसे विरूपक बल हम हटा देते हैं तो वस्तु अपनी फिर से पुनः उसी इनिशियल पॉइंट में, प्रारंभिक अवस्था में जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रत्यास्थता का गुण। ठीक है। माने प्रत्येक वस्तु है विरूपक बल के कारण होने वाले प्रत्येक वस्तु क्या करती है, विरूपक बल के कारण जो होने वाला प्रभाव है उसका क्या करती है, अपोज करती है, विरोध करती है। अतः विरूपक बल का परिमाण एक निश्चित सीमा है। विरूपक बल का प्रभाव एक निश्चित सीमा है। तो विरूपक बल लगाने पर, हटाने पर वस्तु अपनी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी। लेकिन यदि निश्चित सीमा के बाहर लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, स्थायी रूप से वापस नहीं आ जाती है, वो स्थायी रूप से क्या हो, डैमेज हो जाती है, खींचा जाती है। ठीक है। किंतु बल को हटा लेंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जाती है। इसी तरह धातु के तार पर भार लटकाएंगे तो लंबाई बढ़ जाती है, और जैसे ही भार को हटाते तो लंबाई में कमी आ जाती है। तो इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता का गुण। ओके। द एक्सटर्नल फोर्स विच कॉसेस अ चेंज इन द शेप और साइज द बॉडी नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। इसी को हम बोलते हैं क्या, जो बाह्य बल है जो किसी वस्तु की आकृति आयतन में चेंज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। तो प्रत्यास्थ चीज़ें यही चीज़ कहलाती है कि जब कोई बल लगाते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, और जब बल हटा लेते हैं तो वस्तु रहती है। ठीक है। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिससे कण वस्तु विरूपक बल द्वारा लंबाई, आयतन, आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और बल को हटाने पर फिर से वह अपनी क्या करती है, पूर्व अवस्था में आ जाती है। ठीक, क्लियर हो रहा है ना, थ्योरी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। इफ एन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, if on application of external force a change in shape or size of body take place, then it is said to be deformed, है ना, deformed। when a body is deformed, जब डिफॉर्म हो जाती है, a relative displacement in the position at atoms and molecules in the body takes place, है ना, take place and the molecular force है, ठीक है, comparison into the picture, and they oppose any change in their shape or size on application of the external force। ठीक। Thus the property of the bodies by virtue, definition लिखो, लिखना चाहे लिख सकते, the property of the body by virtue, है ना, by virtue of which they oppose change in their shape or size on application of deforming force and regain their original shape or size। ठीक। और remove of deforming force is known as elasticity। इलास्टिसिटी का डेफिनेशन मैंने हिंदी बोला, हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में सुन लो। जब किसी
वस्तु पर बाह्य बल लग जाता है तो उसकी लंबाई आयतन में कुछ परिवर्तन जाता है, उस बाह्य बल को हम विरूपक बल कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु क्या करती है, विरूपक बल जो लगाते हैं तो उसके कारण जो इफेक्ट होता है, प्रत्येक वस्तु विरूपक बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और बल को हटा लेने पर वह अपनी इनिशियल पॉइंट पूर्वावस्था में आ जाती है। जब विरूपक बल का परिमाण एक निश्चित सीमा तो है तब उस वस्तु को या विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी एक निश्चित सीमा के अंदर। लेकिन यदि विरूपक बल का परिमाण उस सीमा से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो विरूपक बल का मान उस सीमा से ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो उसको हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में इनिशियल कंडीशंस में या फाइन पोजीशन में नहीं आती है और वस्तु में परिवर्तन क्या होता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये समझा आपने। अब देखते हैं अपन इलास्टिक। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। 15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को 20 मिनट आएंगे। फिर नेक्स्ट हम अंधेर प्रतिबल, अंधेर विकृति ये सब पढ़ाएंगे। तो इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर कोई कार्य ठीक होता है, लिमिट से बाहर होने पर क्या होती है, स्थायी रूप से क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है। वही बताया ना इलास्टिक। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अबव which the body lost their elastic properties is known as limit of elasticity। ठीक, क्लियर हुआ। द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफरेंट टू डिफरेंट मटेरियल। देखो, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता की सीमा हर वस्तु पर, हर मेटल पर अलग अलग होता है। प्रत्यास्थ वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विरूपक बल लाने पर उनकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। किंतु यदि हम बल को हटा लेते हैं, क्या होगा, किंतु यदि बल को हटा लेते हैं तब क्या होगा, वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। किंतु विरूपक बल के कारण की वस्तु में होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है। अब देखते हैं सुघट्य प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तु जानते होंगे आप लोग, हर कोई जानता है प्लास्टिक वस्तु क्या होता है। सुघट्य प्लास्टिक, जो चीज़ बताया था पहले था प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक एक होता है इलास्टिक। तो सुघट्य प्लास्टिक वस्तुएं उन वस्तुओं को हम कहते हैं जिन पर विरूपक बल आने पर उसकी लंबाई और आयतन और आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु विरूपक बल को हटा लेने पर वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर नहीं लौटती हैं। प्रत्यास्थ वस्तु क्या है, इनिशियल पॉइंट पर लौट जाती है, लेकिन जो प्लास्टिक चीज़ें हैं वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटती हैं, माने उसमें परिवर्तन स्थायी होता है। तो विरूपक बल के कारण किसी सुघट्य वस्तु में जो होने वाला परिवर्तन होता है स्थायी होता है, जैसे साबुन, गीली मिट्टी एंड सो ऑन। द बॉडीज, लिख लो डेफिनेशन इसका, द बॉडी विच गेट परमानेंटली डिफॉर्म एन एप्लीकेशन ऑन द डिफॉर्मिंग फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप और साइज और रिमूव ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या फिर प्लास्टिक। ठीक है, तो ये परिवर्तन स्थायी, प्रकृति में हम नेचर में मान सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होते, प्रत्यास्थ है ही नहीं, क्योंकि एक निश्चित सीमा तक लोहा, चांदी, तांबा, सोना आदि प्रत्यास्थ मान सकते हैं। सबसे अधिक क्वार्ट्ज जो होता है ना। तो अपन देखें सुघट्यता, सुघट्यता मतलब प्लास्टिसिटी। सुघट्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसका कारण विरूपक बल के द्वारा उसकी लंबाई, आयतन या आकृति होने परिवर्तन का विरोध नहीं करती है। सुघट्यता क्या होता है कि जो विरूपक बल लगाते हैं तो उसके कारण लंबाई, आयतन, आकृति में जो परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन का विरोध ही नहीं करती है। इलास्टिसिटी है ना, प्लास्टिसिटी को उसको बोलते हैं सुघट्यता। तो वास्तव में हम किसी वस्तु का प्रत्यास्थ सुघट्य होना ये किसके कारण है, बाह्य विरूपक बल के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु प्लास्टिक है, इलास्टिक है, ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल। तो बाह्य जो विरूपक बल है उस पर डिपेंड करता है। एक प्रत्यास्थ वस्तु अधिक परिमाण के विरूपक बल के अंदर सुघट्य व्यवहार करती है ना, जबकि एक सुघट्य वस्तु कम परिमाण के विरूपक बल के अंदर प्रत्यास्थ व्यवहार करती है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। ओके, इन द नेचर नॉन ऑफ बॉडीज इज देयर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। कोई भी प्रकृति में न तो प्रत्यास्थ है और न तो प्लास्टिक है। ये किस पर डिपेंड करता है, विरूपक बल के परिमाण पर।
ठीक, किस पर डिपेंड करेगा? द इलास्टिक बॉडी टू हैव सम प्लास्टिक नेचर while the plastic body do have some elastic nature. When the external deforming force is below certain limit, the body believes like the elastic body, and when the deforming force exceed the limit, it start be a plastic body. इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब है ब्रिटल, भंगुर वस्तु उन वस्तु कहते हैं जो विरूपक बल पर टूट जाती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसका कारण विरूपक बल लगाने पर टूट जाता है क्या करता है? भंगुर, है ना। तो आप लोग लिख रहे हो उदाहरण, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको नोट करते जाना है दिमाग में कि बस, और लिखना है तो बहुत जल्दी जल्दी, या फिर मैं अलग क्लास में लूँगा तो उसमें आपको पूरा नोट्स वगैरह लिखवा दूँगा, या फिर नोट्स मेरे पास तो अवेलेबल है ही है, वो नोट्स को आप ले लेंगे। ये यूट्यूब में वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार आप लोग मैंने क्या करें, वीडियो को चला चला के देख के दिमाग में बैठा लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने देखा विरूपक बल देखा, डिफॉर्मिंग फोर्स देखा, प्रत्यास्थ होते थे, प्रत्यास्थता की सीमा देखा, इलास्टिक देखा, इलास्टिक सिमिट्री देखा, प्लास्टिसिटी देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो अगला टॉपिक में हम क्या देखेंगे, कौन सा देखेंगे टॉपिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए। क्या देखेंगे आप? स्ट्रेन देखेंगे, स्ट्रेस देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन देखेंगे, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देखेंगे, ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन देखेंगे, और स्ट्रेस को देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जैसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, 3 प्रकार या 4 प्रकार के जो स्ट्रेस इसको देखेंगे। फिर हुक्स लॉ को देखेंगे, अगली टॉपिक का हमारा यह है। उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। तो वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। पहली बार आ गए हैं तो क्या करना है आपको, क्या करना है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पूछे और वीडियोस के आप लावें। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट एक सुंदर शानदार सी नॉलेज भरी वीडियो में। तो आज के लिए